जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की राजस्थान जी की। तो आज हम अगले बुक पेज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, सभी सभी लगन शुरू करते हैं विष्णु कोटे पर जाके साथ। तो आज एक कहानी सुनाऊंगी कि एक बच्चा होता है जो दही बहुत खाता है। सब उसको कह के तगे, लेकिन वो दही छोड़ने को राजी नहीं। बहुत से नियम हाकिम के पास लगे उसको। सबने अपने 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 करके समझाने की कोशिश करी कि दही छोड़ दो, है ना, और दही की ये दुर्गुण है ना। बरसक कोशिश कर ली, लेकिन नहीं समझा पाया कोई। अब हम लोग परेशान है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो ऐसे किसी गांव के बुजुर्ग व्यक्ति के पास ले गए एक बार, है ना, कि चलो मिलाते हैं, शायद वो कुछ समझा पाए। तजुर्बे वाले व्यक्ति थे, तो उनको लगा कि शायद इनकी बातें इस पर असर कर जाए। तो वो बच्चा रहता है, उनके पास बैठता है, कुछ समय के लिए वो बहुत दूर खड़े जाते हैं। उसको पता नहीं चलने देते, है ना, स्वाभाविक करते थोड़ी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम खूब दही खाया करो। उसको पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने ऐसे ही कहा कि बेटा तुम खूब दही खाओ। क्यों? क्योंकि दही खाने से ना, जब पूछा कि क्यों ऐसा क्यों कह आप, मुझे सब मना करते हैं, आप क्यों कहने के लिए दही खाओ। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर तुम दही खाओगे ना तो 4 फायदे। अगर दही खाओगे तो कभी बूढ़े नहीं होगी। अगर दही खाओगे तो तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी। अगर दही खाओगे तो ऐसे कुछ 2 को रीजन बताया कि तुम कभी डूब के नहीं मरोगे, मतलब डूब नहीं सकती अगर दही खाते हो तो। और तुम्हें कभी कुत्ता नहीं काटेगा, है ना, ऐसे करके 4 से लगी। तो बच्चे को समझ नहीं आया कि क्यों कैसे, है ना। तो उसने पूछा कि ये क्या बात है ना, इन सारी बातों का और दही खाने का आपस में क्या कनेक्शन है। तो उन्होंने समझाया कि अगर तुम दही खाओगे ना तो तुम बूढ़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम इतना कफ इतनी खांसी होगी कि तुम पहले ही मर जाओगे, बूढ़े होने की सिचुएशन आएगी नहीं। अगर दही खाओगे तो चोर चोरी नहीं कर सकता तुम्हारे घर में, क्योंकि तुम रात भर खांसते रहोगे तो कोई चोर तुम्हारे घर में आएगा नहीं। अगर दही खाओगे तो डूबोगे नहीं, क्योंकि तुमको सर्दी जुकाम लगा रहेगा तो तुम कभी तैरने का भी बनाओगे नहीं। अगर दही खाओगे तो कुत्ता नहीं काटेगा, क्योंकि दही खाओगे तो तुम हमेशा कुछ ऐसा लाठी से कनेक्शन था कि बूढ़े हो जाओगे तो लाठी टेक टेक के चलोगे, तो कुत्ता लाठी की वजह से तुम्हारे पास नहीं आएगा, है ना। ऐसी कुछ कहानी। तो ये कहानी क्या करने कर रही है जानते हैं? इसके बाद क्या होगा, बच्चे ने दही खाना छोड़ दिया, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे छोड़ दिया। तो आप में से मतलब हर व्यक्ति इस कहानी का अलग अलग सेंस में मीनिंग्स निकाल सकता है। जो मैं समझी ना वो ये है कि आपको मना करें तो आप नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको सही कारण दिया जाए ना तो चांस है कि आप मान जाए। सही लॉजिक बताया जाए तो चांस है कि आप मान जाए, क्योंकि तब आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है। कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम दही छोड़ दो, उस संत महात्मा ने, उस व्यक्ति ने, उसने सिर्फ ये कहा कि ये होगा, और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कहा, है ना। अगर आपको कारण सही से पता हो ना तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, ठीक। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज बेसिकली हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे, पेज नंबर 160, 161, 162। इन 3 पेज में क्या पढ़ेंगे अपन? तो इन 3 पेज में हम पढ़ रहे थे ऊर्जा के संसाधन, ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे अपन। ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। तो ऊर्जा संसाधन में हम ऊर्जा के परंपरागत गैर परंपरागत स्रोत और राजस्थान में जो भी थर्मल पावर प्लांट है उनके नाम, वो कहाँ कहाँ है, कितने मेगावाट क्षमता बिजली का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा फिर इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे गंगानगर हो गया, छबड़ा हो गया, कोटा, उदयपुर है, बांसवाड़ा है, और
फिर अडानी ग्रुप करके भी एक टॉपिक आएगा, थोड़ा सा एक पॉइंट आएगा थोड़ा सा। और इसके अलावा फिर गैस पर आता है। ये सारे तो ये कोयला आधारित थे। अब कुछ गैस पे आधारित भी पड़ेंगे, जैसे जैसे हैं एक धौलपुर करके हैं, और झामरकोट करके उदयपुर, केशोरापाटन बूंदी और रामगढ़, ये गैस आधारित है ना। तो ये टॉपिक अपन यहाँ कवर करेंगे। देखो फर्स्ट पेज में बहुत ज़्यादा खास बातें हैं। सेकंड और थर्ड पेज में थोड़ी सी स्पेशल, मतलब थोड़ी सी याद रखने लायक बातें, विशेष बातें। तो फर्स्ट में सिर्फ इतना जानेंगे कि कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में है। तो छबड़ा, फिर से छबड़ा, सूरतगढ़ 2 बार मेंशन है, क्योंकि एक तो नॉर्मल है और एक क्रिटिकल करके। इसके अलावा एक ट्रिक है अपनी कम और दरल, इससे नाम ध्यान रखेंगे सारे थर्मल पावर प्लांट का नाम, इस ट्रिक से ध्यान रखेंगे। कम दरल, क से कोटा ध्यान रखेंगे, म से माही ध्यान रखेंगे, और डी से धौलपुर, लघु, र से रामगढ़। ठीक है, तो ये सारे नाम है। अब ये सारे पावर प्लांट कितने मेगावाट क्षमता का उत्पादन करते हैं। तो 1000 है, 1200 है, 1300 है, 1400 नहीं, 1500 है, फिर 1300, फिर 1200, फिर 200, 300, 1000, सॉरी 200, 300 नहीं, हाँ 200, 300 और 100। इस तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। चौथे नंबर पे 1000 है, और उससे ऊपर बढ़ते हुए क्रम में 12, 13, 14 नहीं बनना है। नीचे घटते हुए क्रम में जो मैंने आपको बताया है कि 12, 13, घटते हुए क्रम में 13, 12 और फिर 300, 200 और 100 करके। और गिरल में अलग से ध्यान रखेंगे 250 के आसपास। तो ये मैंने आपको पोजीशन बता दी है ना, और सामने मैंने आपको नाम बताई दी। तो ये है अपने पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। इसके अलावा देखो बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा, आपको एक बार बुक पढ़नी है। इसके अलावा कुछ परंपरागत और गैर परंपरागत, इसके अलावा कुछ जनरल फैक्ट है, जैसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, रेडा है, RSCPL है, और एक अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है ना। परंपरागत स्रोत जानते हैं ना, तापी है, विद्युत है, आणविक है। गैर परंपरागत जिसमें बाकी सारी चीजें बायो, जो भी हम सुनाएंगे, जैसे कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, बायोमास से गोदापी है, गोबर गैस, जो भी बायोमास गोबर गैस होती है, जैसे इन तीनों के अलावा जो भी। ठीक है, फिर रेडा की स्थापना और RCPL और एक अक्षय की थी। तो 73, 89 और 2002 क्रमशः ऊपर वाले दोनों को मिला करके अक्षय की थी स्थापना की गई। फिर 1956, 99 के आसपास केंद्र सरकार विद्युत के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करती, कोई संस्थान स्टेब्लिश कराया था कुछ। 2004 में राजस्थान सरकार ने किया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मेनली तो हमको सिर्फ थर्मल पावर प्लांट के नाम ध्यान रखने, और उनमें कितनी मेगावाट क्षमता उत्पादित होती है वो ध्यान रखना है, बिजली उत्पादित होती है वो ध्यान रखना है। मेनली ये सारणी की फॉर्मूला पे गिवन था, तो इसको ध्यान रखेंगे, बाकी तो गाड़ी अंदर बात है। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट पेज में हम कोटा, सूरतगढ़ गंगानगर और छबड़ा, फिर बांसवाड़ा और झामरकोट, उदयपुर, इनको पढ़िए। ये थोड़े से डिस्क्रिप्टिव है, इनमें थोड़ी सी ठीक इन्फॉर्मेशन है, जैसे इनमें कितने मेगावाट बिजली बनती है, और कितनी इकाइयां मौजूद है, और इसके अलावा और बची कुछ इन्फॉर्मेशन, और पहला कौन सा दूसरा कौन सा, मतलब इसके अलावा एडिशनल बातें। ये एक दो पॉइंट अपन कॉमन रखेंगे, इसके अलावा सबके अपने एडिशनल बातें। तो ध्यान रखेंगे 250, 250, 250 और 4, 6 और 7।
नाम क्रम जो पता चल गया ना आपको, सबसे पहले कोटा, फिर गंगानगर, फिर छबड़ा, फिर जामरकोट उदयपुर, और यहाँ है बांसवाड़ा। 250, 250, 250 और 4, 6, 7। फिर ये दूसरे नंबर का थर्मल सुपर थर्मल पावर प्लांट है, ये पहले नंबर का है, और लास्ट वाला तीसरे नंबर का है ना। इसके अलावा सबकी अपनी अपनी पसंद आते हैं। फिर अब कॉमन फैक्टर में जैसे ये स्थापित होता है, पहला वाला स्थापित होता है 78 में, और 78 में स्थापित होता है, और 2000 से 2004 के दरमियान इसको पुरस्कृत किया गया था। और ये ना 83 मेगावाट बना रहा था 21-22 के दरमियान, 21 के दरमियान। वर्तमान में 22 के दरमियान ये 73 पे आ गया, कम हो गया थोड़ा सा। और बस यही सब कुछ। फिर नेक्स्ट में कि गंगानगर वाला जो है, इसमें ना क्रिटिकल पावर प्लांट भी है ना। तो क्रिटिकल पावर प्लांट में ना कुछ 2 और हमने नई इकाइयाँ इस्टेब्लिश करने का सोचा, और ये काम 18-19 में हुआ। ये कुछ 600 के आसपास मेगावाट क्षमता होगी उनकी। और फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। फिर अपन नेक्स्ट में देखते हैं कि इसमें भी क्रिटिकल है, मतलब एक और स्टेप आगे बढ़ाया है इसको। जितने भी इकाइयाँ थी उससे 2 और लगाई है। और ये समय यहाँ 18-19 से ऊपर मैंने जो बताया ना समय, वो 20-21 है, तो यहाँ 18-19 में और इकाइयाँ बढ़ाई गई है, 2 और इकाइयाँ बढ़ाई गई है। ये कॉमन फैक्टर थे, मतलब एडिशनल कार्य थे। इसके अलावा यहाँ अल्ट्रा ये भी है, अल्ट्रा क्रिटिकल करके भी, जिसमें हमने 2022 में और इसको आगे बढ़ाया, और 45 और 48 सप्ताह का समय लेंगे, और कुछ 2 यूनिट और लगाएंगे, 2 इकाइयाँ और स्टेब्लिश करेंगे, है ना। फिर केशवराय पाठक लोनी में है कि ये 2008 में स्टेब्लिश हुआ, और 600 मेगावाट की इकाइयाँ हैं यहाँ 2 के आसपास। और फिर बताते हैं कि इसमें भी हम अल्ट्रा मतलब और स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं इसको। 2022 में कुछ और परमिशन मिली है हमको, 2023 तक इसको पूरा कर देंगे अपन लगभग, हाँ इसी मेगावाट कर रहा हूँ। और फिर कहते हैं कि 45 सप्ताह में पूरा होगा ये काम, है ना। और इसके बाद अपन आ जाते हैं उदयपुर पर। तो उदयपुर में बताते हैं, सॉरी बांसवाड़ा पर। बांसवाड़ा में है कि 650 मेगावाट और लगभग मतलब 660 और एक 500 मेगावाट, दूसरे चरण में 500 मेगावाट की इकाई लगाई, और ऐसे 650 मेगावाट की इकाई की है। कितनी है ये सब मिलता है। तो ये मैंने आपको ना एक 2 फैक्ट बताने की कोशिश करी। कुछ तो कॉमन देखा हमने, 2-3 कॉमन देखे। इसके अलावा कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन है जिनको हमने कवर करा है इन 5 टॉपिक से। बस इतना ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर लास्ट पेज में मूव करते हैं, जिसमें बीच में एक छोटा सा पैराग्राफ था सानी थी, जिसमें ना अडारे ग्रुप करके बता रहा था। उसके 3 चरण है। बीच में बता रहा था 600, यहाँ 200 तकरीबन, 300 तकरीबन, जिसमें है ना, इस तरीके से था। अब क्या था, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ऐसा करके कुछ था। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा कुछ मेंशन था। इसके अलावा ऊपर यही मतलब इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रखा था। कुछ छोटे छोटे पावर प्लांट हो रहे हैं जिनको यहाँ मेंशन कर रहा था। नीचे फिर गैस आधारित पावर प्लांट आ जाएंगे। तो नाम है ऊपर, ये दानियल करके है, माही करके है, और एक और कोई हल्का सा नाम है। फिर यहाँ है गिरल, फिर यहाँ है धौलपुर और राहू। धौलपुर नहीं, राहू लघु है, जो मैं कहती हूँ हल्का सा नाम है, वो लघु। ठीक है, तो नाम पता चल गया ना। अब थोड़ा सा इनमें क्या क्या है वो देखो। पहले में बता रखा है कि 1300 से 1600 मेगावाट करेंगे, 1300 और 1600 ऐसे था। दूसरे माही में 45-25 का आता है। ठीक है, इतने मेगावाट की इकाइयाँ हैं यहाँ। नेक्स्ट में बता रखा था कि 23.83 के आसपास 10 ऐसी इकाइयाँ हैं राजस्थान में, लघु है ना, लघु पावर प्लांट। नेक्स्ट है जिसमें बताते हैं जो गिरल है ना, इसमें 150 मेगावाट की इकाइयाँ हैं कुछ, और गिरल बाड़मेर में। ठीक है, फिर था इसमें तो थोड़ा कुछ और भी है। फिर है अपने राहू घाट करके, जो ये राहू घाट है ना, ये
चंबल पर है और राजस्थान मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा है, इसमें 4 इकाइयां हैं। ठीक है, ये सारी ऊपर बातें ऊपर मेंशन थी। इसके नीचे थी रामगढ़, फिर से छबड़ा था, छबड़ा 12, ये सब आधारित है शायद छबड़ा में भी। ठीक है, वहाँ पे भी पढ़ा, पहले भी पढ़ा। तो यहाँ रामगढ़, फिर छबड़ा 12, फिर केशोराय पाटन बूंदी, हाँ केशोराय पाटन बूंदी और उदयपुर और औरैया करके हैं, और फिर लास्ट में धौलपुर करके। तो पहले यहाँ बता। अब ये सारे नामों में, अब इन सारे नामों में जो चीजें हमको याद रखेंगे अपन थोड़ा सा अलग तरीके से, ट्रायंगल में ध्यान रखेंगे, मतलब एक इधर से एक उधर से एक इधर से ऐसा करके। तो हमने ट्रायंगल में पहले ध्यान रखा कि 250, 200, 300, 400, 200 273 है, और 300 में तकरीबन 330 है, और 400 में 420 है ना। इस तरीके से हमने ट्रायंगल बना के याद रखा, कुछ इससे कुछ इससे कुछ इससे ऐसे करके। किससे है अंडरस्टूड रखी। अब बुक पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा फिर से हमने तीनों चारों को मिक्स करके एक और चीज याद रखने की कोशिश करेगी कि समय है 488, सो 94 और 89 और 2008, ये भी इसे कुछ सबसे मेल मिलाप करके याद रखा था हमने। फिर अपने अपने एडिशनल वाले कि जो पहला है ना उसको इंदिरा गांधी नहर से आपूर्ति होगी, जो दूसरे नंबर का है उसमें तो यूँ है कि 19 पॉइंट कितना % है जो अपने राजस्थान का है ना, इतना हिस्सा। फिर नेक्स्ट है कि वो बंद है वर्तमान में केशोराय पाटन में। फिर नेक्स्ट है कि 2001 से काम चल रहा है। फिर नेक्स्ट है कि हाँ बस इतना ही। और एक छोटा सा पॉइंट था कि नागौर में जो है ना गैस आधारित में पहली पाइपलाइन है, ऐसा करके कुछ था, थोड़ा सा अलग था। गैस आधारित पहली पाइपलाइन तो ऐसे रामगढ़ है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग था, नागौर में है। ठीक है, तो ये मैंने ना आपको हल्का हल्का इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ और भी बहुत सारी चीजें है ना, लेकिन मैंने आपको सिर्फ उतना बताया जितना आप याद रखें। ठीक है, ये बातें हम थोड़ा याद रखेंगे। अब बुक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और स्पष्ट थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि हमने कैसा पढ़ा। हमने 3 पेज पढ़े, 160, 161, 162। क्या पढ़ा हमने 160 में? यहाँ हमने वो सारणी पढ़ी, इसके अलावा कुछ अलग फैक्ट। सारणी किस चीज की? पावर प्लांट। फिर हमने अलग अलग पावर प्लांट पढ़े, लगभग 4 से 5, उनके बारे में कॉमन बातें हैं, फिर एडिशन। फिर यहाँ वो अडानी और यहाँ कुछ छोटी छोटी योजना और यहाँ कुछ छोटी छोटी ऐसे करते। ठीक, तो ये था आज का सेशन पूरा। अब थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो लेसन नंबर तो राजस्थान राज्य में किस नदी का अपर क्षेत्र न्यूनतम है? वाटर का। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बैरागी पानी से। और सही गलत युग में, लेकिन हमको सही देखना है ना। तो गिर सागर डूंगरपुर सही है, कायरा जोधपुर सही है, चांदोड़ दूसरा सही। राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आंतरिक जोड़ा के अंतर्गत आता है? 60%। और सुमेलित है वो देखेंगे, नहीं होने देखेंगे। नदी उद्गम मुहाना और उपना। लूनी नदी है, नागपाड़ी है, कच्छ है, अंतसर है। चंबल है, जरापुर, पाड़ी, मुरादागंज, चरमोत्तर, कामजन, बनास, कमनौर, रामेश्वर और घनाशाह। किस नदी को आने देगी राजस्थान? प्रदेश को। राज्य में नदियों को जल ग्रहण के हिसाब से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है हमको। सबसे पहले चंबल आएगी, लूनी आएगी, फिर बनास, फिर माही, है ना। सबसे ज्यादा चंबल में पानी, लूनी में, फिर बनास में, माही। कालीसिंध नदी को उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के निकट स्थित वाकड़ी गांव के पहाड़ी से होता है। यह नदी राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है? जलापुर। नदियों का त्रिवेणी संगम असंगत है, तो जो संगत है वो देखेंगे ना। ठीक है, तो बेणेश्वर में मानेसोम जाखम, विबोध में बनास बेड़स मेरा, रामेश्वरम में बनास अमृत। और बेड़स नदी का उद्गम कहाँ से? जोगनदी पानी से। राज्य का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन कौन सा है? साबरमती से। आहू पर्व में उजाड़ किसके साइड में है? कालीसिंध। और नदियों के उपनाम से असंगत है, जो संगत देखेंगे। गंगा नदी, मृत नदी, नाली और हकरा, माही नदी, सोनगंगा, दूनी नदी अंतरसारी। राजस्थान में
राजस्थान में मौजूद बिजाल की पहाड़ी से कौन सी नदी को उत्पन्न होता है? खारीका। नदियों में असंगत है, जो संगत है वो पढ़ेंगे कि जवाई नदी जो पाली से देवी से मंगना की, पार्वती नदी जो राजस्थान मध्य प्रदेश की, जमुना नदी राजस्थान मध्य प्रदेश प्लस कोटागुड़ी प्लस कोटागुड़ी। गंभीर नदी राजस्थान की किन जिलों में प्रवाहित होती है? गंगापुर, बड़ौदा, जोधपुर, भरत। अजमेर नागपड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? लूनी का। इनमें से कौन सी नदी कच्छ की खाड़ी में गिरती है? लूनी, जवाई, सुगड़ी, पश्चिम बंगाल, ये सब कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बस अब 4 क्वेश्चन और करेंगे। पिछला जिला हमारे बंजार के द्वारा मेवाड़ के शासक के समय कराया है? राणा दाखा के समय। जैसलमेर झील किस नदी पर मौजूद है? गोमती पर। और राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसलमेर। निम्न में से किस झील को ढेपो झील के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर। तो ये आज का पूरा सेशन। आपको क्वेश्चन रहेगा अंत संहिता कैसे करते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसे किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, फिर से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।